दोस्तों, स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। लेकर आए हैं हम आज एक बार फिर से हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज। दोस्तों, पहले अपडेट की बात करें तो AIP कंप्लेंट्स इश्यू की वजह से प्रोजेक्ट 75I सबमरीन टेंडर को लेकर लीगल चैलेंजेस सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, इंडिया के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन टेंडर में कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि जर्मनी की TKMS और स्पेन की नेवेंटिया दोनों ही नेवी के एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से बराबरी नहीं करते। TKMS का IAP टेक्नोलॉजी प्रूवन है, पर सिर्फ छोटे सबमरीन्स के लिए। U214NG जैसे बड़े सबमरीन्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना अभी बाकी है। दूसरी तरफ नेवेंटिया का IAP सिस्टम अभी सिर्फ लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप है और SAT क्लास के सी ट्रायल्स 2026 तक डिलेड है। नेवी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए TKMS को प्रेफर कर रही है, लेकिन नेवेंटिया कॉस्ट बेस्ड कंसिडरेशंस पर जोर दे रही है क्योंकि दोनों ही कंटेंडर्स RFP के स्टैंडर्ड्स को फुली कंप्लाई नहीं करते। डिफेंस एनालिस्ट रानेश रंजन ने वार्न किया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी एक को दिया गया तो दूसरा कंटेंडर लीगल डिस्प्यूट कर सकता है। इससे प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल तक का डिले हो सकता है और नेवी को या तो टेंडर दोबारा इशू करना पड़ेगा या अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। टेक्निकल कॉम्प्लेंस, कॉस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करते हुए नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन चैलेंजेस को केयरफुली नेविगेट करना होगा ताकि इंडिया का सबमरीन प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज ना हो। बढ़ते हैं एक और अपडेट की ओर। तेजस MK2 को सेफ रखना इंडिया की एरोस्पेस डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट कदम है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल ट्रेंड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस MK2 को इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी के लिए जरूरी 4.5+ जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में डिफेंड किया है। LCA MK1 के ऊपर बिल्ड करते हुए MK2 नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने का काम करता है, जिससे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे MK और TEGBF में एडवांस्ड सिस्टम्स के ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया जा सके। इस अप्रोच से रिस्क कम हो जाते हैं क्योंकि इनोवेशंस को MK2 पर टेस्ट करके एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया जाता है, जो स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस्ड सेंसर्स पर फोकस करते हैं। MK2 इंडिया की डिफेंस बजट को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करता है क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड किया जाता है, जिससे जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं। ये सेल्फ रिलायंस को भी मजबूत बनाता है और एक इंडिजीनियस एरोस्पेस इकोसिस्टम को फोस्टर करता है। ADA का कहना है कि अगर 4.5+ जनरेशन फाइटर्स को स्किप किया गया तो डिफेंस गैप्स हो सकते हैं और MK2 एक कैपेबल और अपग्रेडेबल फाइटर है जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के फुली रियलाइज होने से पहले ये गैप ब्रिज करेगा। एक और अपडेट की बात करें तो इंडिया के FGFA प्रोग्राम से विड्रॉ होने के रीजंस फाइनेंशियल थे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का डिसीजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से रशिया के साथ विड्रॉ होने का मेन रीजन फाइनेंशियल कंसर्न्स थे। FGFA जो रशिया के पाक FA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था, शुरू में 50-50 जॉइंट वेंचर था, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा इंडिया का रोल कम होता गया और रशिया ने ज्यादा डेवलपमेंट वर्क अपने पास रखा। इंडिया को लगभग $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, वो भी 127 फाइटर्स को कंप्लीट और इंजेक्ट करने के लिए, जो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाता है, खास करके जब बात और डिफेंस प्रायोरिटी की थी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की टेक्निकल इश्यूज जैसे कि लिमिटेड स्टील्थ कैपेबिलिटीज, इंजन रिलायबिलिटी और सेंसर परफॉर्मेंस ने भी प्रोग्राम की वैल्यू को अंडरमाइन किया। इसलिए इंडिया ने अपने खुद के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MK की डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू किया, जिसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रू 5th जनरेशन फाइटर बनाने का प्लान है, जो आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ अलाइन करता है। दोस्तों, आज की अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज में अगले कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।